बच्चों, आज मैं पुनः आपके सामने लेकर आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो कि क्लास 10th का चैप्टर है मैथमेटिक्स का, और 3.1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम चल रहे हैं 3.2 की बात करने। तो पहले हम 3.2 में यह बात करेंगे कि 3.2 में जो हम मैटर पढ़ेंगे उस मैटर के बारे में हम पहले जान लें कि इस एक्सरसाइज में 3.2 में क्या मैटर हमको मिलेगा। तो बच्चों, मैटर ये मिलेगा कि जैसा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम जानते ही हैं कि हमको इस फॉर्म का मिलता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इस फॉर्म का इक्वेशन हमको इस प्रश्नावली में मिलने जा रहा है एक्सरसाइज नंबर 3.2 में। बच्चों, इसमें हमसे ये पूछेगा कि आप ये बताइए ग्राफिकल विथ से यह पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि कोइंसिडेंट है और कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है और संगत है, असंगत है। हिंदी इंग्लिश मिलाकर ढेर सारे शब्दों को हमसे पूछता है क्वेश्चन में, और हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो 3.2 का कन्फ्यूजन है बिल्कुल समाप्त हो जाए। चलिए हम बताते हैं आपको। बच्चों देखिए, ये चूँकि ये दो इक्वेशन है तो स्वाभाविक है कि दो लाइन होगा, और सब पर पावर 1 है, x पर भी पावर 1 है, y पर भी पावर 1 है। तो इसलिए इसका जो लाइन होगा वो लीनियर होगा, मतलब स्ट्रेट होगा। और यहाँ लिखा भी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर लाइन पढ़ने जा रहे हैं। हम क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बाई क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ने जा रहे हैं, 2 घात 4 घात 5 घात वाले नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो है 3 कंडीशन हमको मिलता है। पहले इसकी लाइन ऐसी हो सकती है, फिर ऐसी हो सकती है, फिर इस प्रकार से हो सकती है। तीन कंडीशन में हमारी लाइन हो सकती है। कैसे हो सकती है कि दो रेखाएं, ये दो समीकरण हैं, इनसे जो दो रेखाएं प्राप्त होंगी वो इस कंडीशन में आ सकती हैं कि दोनों एक पॉइंट पर कट कर सकती हैं, एक पॉइंट पर एक कट कर सकती हैं। तो जब एक पॉइंट पर कट करेंगी तो इसका केवल एक सलूशन आएगा, x का एक निश्चित मान आएगा, y का एक निश्चित मान आएगा, और इसे हम कहते हैं कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, और इंग्लिश में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि केवल एक जगह कट कर रही है तो एक हल होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अद्वितीय हल के साथ साथ ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अद्वितीय हल है कि नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं है, ये चीज़ पूछेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन और पूछा है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। बच्चों, कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। संगत का मतलब ये हुआ कि उसका कोई हल होगा, निश्चित मान होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये लाइन एक जगह कट कर रही है और अद्वितीय हल भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे को कॉन्सिस्टेंट
कंसिस्टेंट है मतलब संगत है, ये संगत है। अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें या उनका अद्वितीय हल हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, तो वो कंसिस्टेंट होती हैं। अगर उनका कोई एक निश्चित मान आ रहा है तो कंसिस्टेंट होंगी, संगत होंगी। तो ऐसा देखकर आपको बता देना है। और इसमें कंडीशन क्या होगा? इसमें कंडीशन ये होगा कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन होगा कि अगर हम इसमें से A1/A2 निकालें, B1/B2 निकालें, C1/C2 निकालें और ये कंपेयर करें, अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है तो सारी कंडीशन ये लागू होगी। वो क्या लागू होगी कि यह एक यूनिक सोल्यूशन होगा, यह इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। इसके बाद कंसिस्टेंट होगा मतलब संगत रेखाएं होंगी और यूनिक हल होगा। जो भी कह लीजिए आप, ढेर सारी समस्याओं को हमारे सामने रखेगा। अब चलिए हम दूसरी बात करते हैं। ये देखिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है हर जगह सेम है, हर जगह सेम है। यहाँ भी जो डिस्टेंस है, यहाँ भी जो डिस्टेंस है, यहाँ भी जो डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये रेखाएं क्या होंगी? पैरेलल होंगे। क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किस कंडीशन में होंगी? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। डज नॉट इक्वल टू मतलब समांतर रेखाएं तो हैं लेकिन ये रेखाएं कहीं मिल नहीं रही हैं। जब ये रेखाएं मिल नहीं रही हैं, एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। क्योंकि हल तो तभी होगा जब एक दूसरे को कट करेगी जिस पॉइंट पर, वही उसका हल होगा। ये कट ही नहीं कर रही है, तो यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मतलब कि इंग्लिश में कहेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका कोई हल नहीं है क्योंकि ये रेखाएं कहीं काट ही नहीं रही हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, संगत है कि नहीं है। भाई जब कोई हल ही नहीं है तो संगत कहाँ से होंगी? तो इनको लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है मतलब असंगत है, असंगत। जब कोई हल ही नहीं है तो ये रेखाएं क्या है? असंगत हैं। और ग्राफिकल ढंग से ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल हैं, इनका कोई हल नहीं है और इनकंसिस्टेंट है और हिंदी में कहिए तो संगत हैं। और ये कंडीशन तब आएगी जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। इस कंडीशन में ये सारी बातें लागू होंगी। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बातें होती हैं संपाती। संपाती को हिंदी में कहते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, मतलब संपाती का मतलब कोइंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब कोइंसिडेंट होता है। इसमें दिया है क्वेश्चन में, देखिए दिया है संपाती के लिए जो है क्वेश्चन किया है कि कह रहा है कि आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 में को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हो गया। इसमें कह रहा है कंपेयरिंग वेदर द रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि वो संपाती है कि नहीं है, कोइंसिडेंट। बच्चों संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब ये होता है कि समकालीन, मतलब उस समय फला राजा था तो फला राजा भी था, समकालीन। तो जब कोई रेखा एक दूसरे रेखा के साथ चलती है, जब कोई रेखा एक दूसरे रेखा के साथ चलती है तो ऐसी दो रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको दिख रहा है कि एक लाइन है जबकि ये 2 लाइन है, दोनों रेखाएं एक साथ चल रही हैं और हर पॉइंट पर कट कर रही हैं, हर पॉइंट पर एक कट कर रही हैं। तो हर पॉइंट पर जब कट कर रही हैं तो न जाने कितने पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो जब न जाने कितने पॉइंट पर कट कर रही हैं तो ये रेखाएं क्या हैं? संपाती तो हैं, संपाती हैं मतलब साथ साथ चल रही हैं। संपाती का मतलब साथ साथ चल रही हैं लेकिन हर पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसलिए इनका क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन भी होगा, मेनी सॉल्यूशन।
अनेक हल होगा, क्योंकि न जाने कितने कितने पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो अनेक सॉल्यूशन, अनेक हल है। संपाती है तो अनेक हल होगा। इसके बाद कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, संगत होगा कि नहीं होगा। भाई देखिए, यहाँ एक हल था तब तो संगत हुआ, अब यहाँ तो कई पॉइंट पर हल निकल रहे हैं, ढेर सारे हल निकल रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, संगत होंगे। रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी, मतलब कि कॉन्सिस्टेंट होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगी रेखाएं। तो यहाँ संगत भी मान होगा, अनेक हल होगा, और ये रेखाएं जो हैं वो संपाती होंगी, और एक कंडीशन होगा कि A1/B1 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो आप समझ लीजिए रेखाएं संपाती होंगी, उनके मेनी सोल्यूशन होंगे, अनेक हल होंगे, और कंसिस्टेंट होगा, वो संगत होगा, और यह भी कंडीशन होगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इस प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज 3.2 में सारी बातों का मतलब यही है। अगर ये बात हमको समझ में आ गई, ये बात अगर हमको समझ में आ गई तो समझिए सारी बात हमको समझ में आ गई, 3.2 समझ में आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीन्स हम बात करते हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको आप पढ़िए, और उनका जो प्रॉब्लम दिया गया है उसके प्रॉब्लम को आप ग्राफिकली लिखिए, ग्राफिकली हल कीजिए और अलजेब्रिक लिखिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th में 10 बच्चे हैं, पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज, मैथमेटिक्स के क्यूज में भाग लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो लड़के लड़कियों की संख्या बताइए जो कि क्यूज में भाग लिए हैं। तो पहले चलते हैं, मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों की संख्या मैंने मान लिया BX, लड़कों की संख्या X मान लिया, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स BY, मैंने मान लिया कि लड़कियों की संख्या जो है Y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो सम है X + Y, वो कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे क्यूज में भाग लेते हैं। अब देखिए 10 बच्चे क्यूज में भाग लेते हैं तो दोनों को जोड़ने पे X आ गया और 10 आ गया। अब हमारा सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या से। यहाँ देखिए लिखा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, 4 लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़कों से। लड़कों की संख्या क्या माना हूँ मैं, X माना हूँ, और लड़कियों की संख्या क्या माना हूँ, Y माना हूँ। तो ज़्यादा कौन है, 4 लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो लड़कों में हम 4 क्या करें, ऐड कर दें, तो ये दोनों बैलेंस हो गया। अब इक्वेशन नंबर हो गया 2। देखिए लड़कियों की संख्या Y है, लड़कों की संख्या X है, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, तो 4 इधर ऐड कर दें, दोनों बैलेंस हो जाए, हमारा इक्वेशन मिल जाए। अलजेब्रिक तो हो गया। अब कह रहा है इसको कि ग्राफिकल हल कीजिए, ग्राफ बनाकर हल कीजिए। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से X + Y = 10 है, तो हम Y की वैल्यू निकालते हैं। किसी भी इक्वेशन में ग्राफ खींचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि Y की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप X का नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक सुविधा होती है, कन्वीनियंस होती है निकालने की, तो Y निकालते हैं तो आसानी से काम हो जाता है।
तो यहाँ बच्चों हो जाएगा y = हो जाएगा 10 - x। ये देखिए इक्वेशन बन गया। अब इससे क्या करेंगे, हम पॉइंट्स निकालेंगे। चलिए पॉइंट्स निकालते हैं। x y मैक्सिमम 2-3 पॉइंट निकालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकालते हैं। देखिए x की वैल्यू ज़रा 0 रखिए तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ज़रा 1 रखिए तो 9 आ जाएगा। तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अधिक पॉइंट हमको नहीं निकालने हैं। जैसे 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 3 रखें तो 7 आ गया, और 4 रखें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे जो पॉइंट प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए x, y 0, 10 और 1, 9 और 3, 7 और 4, 6 इस प्रकार से प्राप्त हुए। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 से निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा है कि y = x + 4। अब यहाँ भी निकालते हैं x y और x, y। x की वैल्यू यहाँ रखते हैं 1 तो आ जाता है 5। 2 रखते हैं तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। 3 रखते हैं तो 7 आ जाता है। तो इस प्रकार से रुक जाते हैं 5, 6, 3, 7। ठीक है। 1, 2, 3, 4 उसमें निकालें, इसमें भी 4 निकाल लीजिए। 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो 4, 8। तो 4 पॉइंट इसमें निकाला, 4 पॉइंट इसमें निकाला। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। ये देखिए ग्राफ मैं बना रहा हूँ, और ये थोड़ा सा और बीच में कर लेता हूँ जिससे पॉइंट हमारे ढेर सारे मिल जाए। ये देखिए, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ y = x + 4, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों, अब हम पॉइंट दर्शाते हैं। x एक्सिस है, y एक्सिस जैसा कि हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16। और यही काम इधर भी करते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि अब इस पॉइंट को यहाँ दर्शाते हैं। इस पॉइंट को हम लिख देते हैं इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से। अब देखिए चूँकि ये वर्जिन होता है 0, 0। अब पॉइंट खींचते हैं कि 0, 10 मतलब x पर 0 चलना है और y पर 10 चलना है। तो y पर 10 यहाँ है, ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद 1, 9 1 इधर है और 9 इधर है। तो यहाँ ये देखिए इस प्रकार से डॉट डॉट ऐसे निकला तो 1, 9 हो गया। ऐसे मिलाएंगे तो 1, 9 आ जाएगा। इसके बाद 3, 7 ये हो जाएगा 3, 7। 3 इधर है और 7 इधर है। तो इस प्रकार से 3, 7 हो गया। और ये पॉइंट यहाँ होगा। पॉइंट का नाम भी आप लिखना चाहें तो लिख दें। और 0, 10। इसके बाद 4, 6 4 इधर है और 6 इधर है। तो यहाँ कहीं आएगा 4, 6 यहाँ पर 4, 6। खूब अच्छे से आप समझें और इन पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए। मिला दिया। अब इसके बाद यहाँ भी देखते हैं 1, 5
1 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो बच्चों यहाँ हो गया 1,5, 1,5। दूसरी लाइन का मैं पॉइंट दर्शा रहा हूँ। इसके बाद 2,6, 2,6 यहाँ आ गया, यहाँ पर 2,6। अब इसके बाद 3,7, देखिए 3,7 कहाँ है, 3,7 यहीं पर है, ये देखिए 3,7 जो है यहीं पर है। इसके बाद 4,8 भी यहाँ होगा। तो इस प्रकार की इस पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो इस प्रकार से मिलता चला जाता है, ये ऐसा। यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और ये इस प्रकार से दोनों पॉइंट कहाँ मिलते हैं, 3,7 पर। दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3,7 पर। यहाँ लिखेंगे हैंस x = 3 आ गया और y = 7 आ गया। या हम लिखेंगे आर नंबर ऑफ बॉयज = 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स = 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कि ग्राफिकल मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना, जो इक्वेशन दिया रहे। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन आ गया इसका है। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 के 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में अगर कहीं सम आ जाए, टुगेदर आ जाए, प्लस आ जाए, कंबाइन आ जाए, तो समझ लीजिए उसको सम करना है, जोड़ना है। 7 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर, 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम जो है वो 50 रुपये है साथ में। और अगर 7 पेंसिल 5 पेन लेता है व्यक्ति, तब 46 रुपये देना पड़ता है उसको। फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य बताइए ग्राफिकली मेथड से। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल का जो कास्ट है, मैंने मान लिया कि वो है कितना, 1 पेंसिल = ₹X एंड द कास्ट ऑफ 1 पेन = ₹Y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि जब हम 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं, तब हमको कितना देना पड़ता है, 50 रुपये देना पड़ता है। और जब हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं, तब हमको 46 रुपये देना पड़ता है। तो आप बताइए कि 5 7 7 5, ठीक, 50 और फिर 46। तो आप बताइए कि इसका सलूशन किस प्रकार से होगा। चलिए, तो ये अलजेब्रिक तो मैं लिख दिया, अब ग्राफिकली देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 5x + 7y = 50 है। तो अब ऐसा करते हैं कि y = लिखते हैं, विच इज एम्प्लाइज y = क्या हो जाएगा, 7y = हो जाएगा, 5x को उधर भेजिए तो 50 - 5x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। और y = हो जाएगा 7, यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, -5x / 7। ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको पॉइंट निकालेंगे, इसका 1-2 पॉइंट निकाल लेते हैं बस। x, y। चलिए ऐसा नंबर देखते हैं कि फ्रैक्शन में न आए, क्योंकि जो मूल्य है वो फ्रैक्शन में नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसका की वैल्यू रखते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू क्या रख दें, 10 रख दें, x की वैल्यू अगर 10 रख दें तो ये 50 हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। इसके बाद अगर हम 3 रखते हैं, अगर मैं 3 रख दूँ, 5 × 15
50 में से 15 घटा दो 35, और 7 बचे 35, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 2 पॉइंट मैं निकाल लिया। और अब दूसरे इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अधिक पॉइंट नहीं निकल पाएंगे इसमें। दूसरे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। 7 क्या है, 7x + 5y = 46 है। तो बच्चों 5y = क्या हो जाएगा, 46 - 7x, और y = क्या हो जाएगा, 46 - 7x / 5 हो जाएगा। ये आ गया। अब इसके पॉइंट ज़रा निकालते हैं हम। यहाँ पर इसके पॉइंट निकालते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब देखिए, अब कुछ वैल्यू रखिए। पहले वैल्यू रखते हैं कि जिससे कि यह मान कट जाए। जैसे यहाँ पर आप रखिए, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रखिए, ज़रा 3 रखिए। 7 3 21, और 46 में से जब 21 घटाएंगे तो आएगा 25, और 25 कट जा रहा है, तो यहाँ रखेंगे 3, तो आ रहा है 5। मतलब 2 पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट कर लिया। इसी की ज़रूरत है हमें, जो 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर यही मिल गया तो बात समझिए बन गई। अब चलिए और देखते हैं पॉइंट, सोचते हैं। प्लस में ले लेते हैं। चलिए इसको दोनों को प्लस करते हैं। यहाँ 2 रखिए, -2 रखिए, x की वैल्यू -2 रखिए, तो 7 दूनी 14, 14 और 46, 14 और 46 हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 5 से कट जाएगा, 12 पंचे 60, तो यहाँ हो जाएगा 12। तो हमारा जो पॉइंट यहाँ प्राप्त हुआ वो 10 कामा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये देखिए, अब ग्राफ में खींच रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे जितना खींचिए, बशर्ते ये पॉइंट इसमें आने चाहिए बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए 10, 0, 10 कहाँ है, x एक्सिस पर 10 है, x, 0, x चलना नहीं है, और x चलना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 10, 0। और इसके बाद 3, 5, 1 2 3 यहाँ है, और 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, तो ये अपने घर से निकला, ये अपने घर से निकला, दोनों जहाँ मिलें वहाँ हो गया 3, 5, ये हो गया। अब इसको इरेज कर देंगे हम लिखने के बाद। और इसके बाद बच्चों आ गया इस ये पॉइंट 3, 5 यहाँ भी है, तो 3, 5 तो वही रहेगा। -2, 12, -2, 12, -2 कहाँ है, -2 इधर है, और 12 कहाँ है, 12 प्लस में होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 12। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये यहाँ पॉइंट आ जाएंगे, ये -2, 12, -2, 12 यहाँ आ गया। और इसको इरेज कर देंगे और इनको मिला देंगे हम, ठीक है। चलिए इनको मिलाते हैं। पहले मिलाएंगे 10, 0 और 3, 5, 10, 0, ये देखिए, और 3, 5, और इसके बाद किसको मिलाएंगे, 3, 5 को, और इसको मिलाएंगे। ये थोड़ा सा ऊपर होगा, जिससे कि पॉइंट इस प्रकार से चला जाएगा यहाँ से, और ये पॉइंट जो है इस प्रकार से ऐसा जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये पॉइंट हमारा जो है थोड़ा सा ऊपर होगा, और इस प्रकार से जाएगा लाइन, इस प्रकार से। ये पॉइंट की जो वैल्यू है, माप है, देखिए यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, ज़्यादा है। जब स्केल से आप सही बनाएंगे तो इस प्रकार से इस पॉइंट पर कट करेगा। मतलब इसका जो ये पॉइंट है कहीं यहाँ पर होगा। ये जो पॉइंट आया है 12, ये -2, 12 कुछ थोड़ा सा दूरी पर होगा, और इस प्रकार से दोनों रेखाएं काटनी। चूँकि ये रेखाएं 3, 5 पर काट रही हैं, हैंस यहाँ लिखेंगे x = 3 और y = 5। अतः आर द कास्ट ऑफ पेंसिल, द कास्ट ऑफ पेंसिल, 1 पेंसिल,
1 पेंसिल का जो कास्ट होगा वो कितना होगा, 3 रुपये होगा, और द कास्ट ऑफ 1 पेन का जो मूल्य होगा बच्चों वो 5 रुपये होगा। इस प्रकार से हम ग्राफ खींचेंगे। थोड़ा सा ग्राफ में मिस्टेक इसलिए आया कि ये जो गैपिंग है उसको सेम आप रखिए। स्केल से जब पेंसिल्स बनाएंगे बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा कि मैं कंसेप्ट पहले आपको शुरू से समझा दिया हूँ। कह रहे हैं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इस रेशियो से कंपेयर करके आप बताइए, फाइंड आउट कि फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। आप ये बताइए कि प्रतिच्छेद रेखा है कि समपाती रेखा है कि समांतर रेखा है, इस बात को बताइए। देखिए, जैसे दिया है कि 5x - 4y + 8 = 0, और 7x दिया है प्लस 6xy दिया है -9 = 0, ये दिया है। तो बच्चों हम आपको बताएं कि अगर इफ़ हमने बताया कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ऐसा है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इस प्रकार से एक जगह कट करेगा। और दूसरी कंडीशन मैंने बताया था कि अगर A1/A2 = B1/B2 और = C1/C2, अगर तीनों बराबर है तो क्या होगा, अगर तीनों बराबर है तो मेनी सोल्यूशन होगा। मेनी सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक रेखा दूसरी रेखा पर, एक रेखा इसी पर दूसरी रेखा भी होगी, इसी पर दूसरी रेखा भी होगी, और जगह जगह हर पॉइंट पर वो कट करेगी। और इस कंडीशन में, इस कंडीशन में वो रेखाएं समपाती होंगे। समपाती मतलब कोइंसिडेंट होंगे। और तीसरा जो कंडीशन है A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये रेखाएं कहीं मिलेंगी ही नहीं, ये रेखाएं कहीं मिलेंगी ही नहीं। और जब मिलेंगी नहीं तो ये रेखाएं क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ये रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल जब होंगी तो यही हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट हैं कि पैरेलल हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन यही है कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं, पहले क्वेश्चन में निकालते हैं, बारी बारी से निकालते हैं। यहाँ पहले A1/A2 निकालिए। A1/A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.7, और B1/B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, साइन सहित लिखते हैं, -4/6, काटिए, इसको कट भी करते हैं तो -2 आ गया 3, और C1/C2 जब निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 8/-9। बच्चों देख रहे हैं हम कि यही नहीं मिल रहा है। पहला, जब दोनों ना मिले तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो कंडीशन कहाँ है, पहले पर। तो ये रेखाएँ क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, केवल यही बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर अगले इक्वेशन में अगर ये फॉलो कर रहा हो तो आप कह दीजिए कोइंसिडेंट लाइन, और अगर ये फॉलो कर रहा है तो बता दीजिए पैरेलल लाइन। तो इसी प्रकार से निकालकर क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर लेना है। बिल्कुल आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि ये जो नीचे इक्वेशंस दिए गए हैं इसमें कॉन्सिस्टेंट कौन है और इनकॉन्सिस्टेंट कौन है। कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों संगत का मतलब है जिसका कोई सल्यूशन हो।
और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिसका कोई सोल्यूशन हो ही नहीं। तो सोल्यूशन किसका किसका है, ये देखिए इसका सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ लिख देंगे कंसिस्टेंट, अगर एक कंडीशन आया तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा मतलब कि संगत हो गए, इनके मान संगत हैं। और इसके बाद ये देखिए ये भी सोल्यूशन हो रहा है भाई, उसमें एक सोल्यूशन है, इसमें मेनी सोल्यूशन है, तो मेनी सोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं है सोल्यूशन, तो इसलिए ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट, यहाँ भी कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका मान भी क्या होगा, संगत होगा। तो दो कंडीशन में हमने देखा कि मान संगत होगा। कब, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तब दोनों जगह कंसिस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई रेखा एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है, तो संगत मान नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ होगा इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। इस कंडीशन में इनकॉन्सिस्टेंट मतलब असंगत, इसके मान क्या होंगे, असंगत होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करके आपको दिखा देते हैं जिससे आप कर लें। पहला क्वेश्चन है x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 2 दिया है कि 2x + 2y = 10, ये दिया है। और हमसे कह रहा है कि बताइए कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कि मान उसके संगत हैं कि असंगत हैं। चलिए निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 क्या आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1/2, और यहाँ क्या है, b1/b2 क्या है, यहाँ 1 है, और यहाँ y की वैल्यू 2 है, तो 1/2 है। यहाँ भी निकालते हैं c1/c2, c1/c2 बच्चों क्या आ गया, 5/10, मतलब 5 × 2 = 10, 1/2। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में बराबर आ गए, तो तीनों आपस में बराबर कहाँ है, यहाँ है, तो तीनों बराबर आपस में होंगे तो क्या होंगे, कई हल होंगे, कई पॉइंट पर होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है, संगत है। तो चूँकि यहाँ लिखेंगे कि a1/a2, ये बात लिख देंगे, b1/b2 = c1/c2, हैंस यहाँ लिखेंगे हैंस द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट है। एक ही कंडीशन पर कंसिस्टेंट नहीं होगा, कब, जब a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी सब जगह कंसिस्टेंट होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन, एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का मतलब ये है कि उसके आमने सामने की साइड बराबर है। कह रहे हैं हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर ऐसा दिया गया है, और ये इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है। लेंथ को मैंने x मान लिया और ब्रेथ को y मान लिया, ठीक है, y मीटर है, मीटर मान लिया, इसको y मीटर, x मीटर y मीटर। यहाँ लिखेंगे लेट द लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर, ये मान लिया मैंने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर और हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, उसका लेंथ जो है वो क्या है, वो लेंथ जो है, लंबाई जो है, चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। भाई ज़्यादा तो चौड़ाई लंबाई ही होगी ना, चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी। तो लंबाई क्या होगी, 4 मीटर ज़्यादा है। लंबाई क्या माने हैं, x माने हैं, तो 4 मीटर ये ज़्यादा है। इसमें क्या करें हम, 4 जोड़ दें, इक्वेशन 1 प्राप्त हो जाएगा मेरा। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर का जब हाफ करें, चूँकि पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2l + b होता है,
रेक्टेंगल का पेरीमीटर। कह रहे हैं जब हाफ किसको कर दें तो आ जाता है 36। तो आप लेंथ और ब्रेथ बताइए, तो हाफ करिए तो इससे कैंसिल हो गया। लेंथ का मान माने हैं आप x और ब्रेथ का मान माने हैं y, इक्वल टू हो गया 36, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, y को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा विच इज एम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को कैसे हल करना है, कह रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। और ये हमसे तो कहे नहीं है कि आप ग्राफिकली हल करिए, तो हम किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। विच इज एम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, और x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। और इसको ऐड करने पर बच्चों ये एलिमिनेशन मेथड में लगा रहा हूँ, और जब मैं आपको 3.3, 3.4 पढ़ाऊँगा तो एलिमिनेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन सब के बारे में हम बातें करेंगे। तो यहाँ ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 40, और x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 40/2, तो ये हो जाएगा 20। तो x की जो लंबाई आ गई वो 20 मीटर आ गई। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2, जो आपकी इच्छा हो उसको ले लीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हमको y निकालना है, तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, 20 को उधर भेजिए तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 20, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -16, और माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू आ गया 16 मीटर। तो ये दोनों आंसर आ गए। उसकी साइड जो है, जो लेंथ आ गई वो 20 मीटर आ गई, और जो ब्रेथ आ गई वो 16 मीटर आ गई। और बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, क्या दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये दिया है। हमसे कह रहा है कि राइट एन अदर इक्वेशन, इसके समतुल्य दूसरा इक्वेशन आप लिखिए जिससे कई इक्वेशन लिखना है। जैसे आप ऐसा लिखिए कि यह क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होगा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसा लिखिए कि a1 और b1 बराबर ना हो। जैसे यहाँ मान लीजिए 7x लिख दो, और यहाँ आप लिख दो कुछ दूसरा, जैसे आप लिख दिए कि 2x लिख दी, 2y लिख दिया आपने, माइनस या प्लस जो भी लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, इक्वल टू 0 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए a1/a2 क्या आया, डज नॉट इक्वल टू b1/b2, दोनों बराबर नहीं आया, क्योंकि यहाँ 7 क्या आया 2 आया, अब यहाँ क्या आया 3/2 आया। तो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार से कर रहा है पैरेलल लाइन के लिए, लिखिए पैरेलल लाइन के लिए भी आप इसको, अब पहला तो बता दिए, अब दूसरा आप अपने से करेंगे, तीसरा भी अपने से करेंगे, जिससे कि कोई भी इक्वेशन आप बना दीजिए। एक इक्वेशन दिया है उसी का कंपेरिजन करके ऐसा बनाइएगा कि वह ये फॉलो करे, जैसे इंटरसेक्ट के लिए फॉलो करे, पैरेलल के लिए क्या फॉलो करेगा, a1/b1, a1/a2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों बराबर आए। और कोइंसिडेंट के लिए, कोइंसिडेंट मतलब संगत लाइन, संगत लाइन क्या होगा, चाहे वो आप क्या कहते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन ही खींच दीजिए, यही कर दीजिए, कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब संगत हो जाएगा। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब बच्चों ये हुआ कि जो वैल्यू आए कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब यह हुआ कि रेखाएं समपाती हों, अर्थात उसमें क्या हो कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस प्रकार से आपको फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चलो चालू करिए मिटावत की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 दिया है, और दिया है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 दिया है। ये दो इक्वेशन दिया गया है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल
फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर दो रेखाएं जब काटेंगी तो एक्स एक्सिस पर एक ट्रायंगल बनेगा, उसको कह रहे हैं शेड करिए, छायांकित कीजिए, और उस ट्रायंगुलर रीजन को छायांकित करके उसके कोऑर्डिनेट भी बताइए, वर्टिसेस बताइए। आइए देखते हैं, पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं इससे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बच्चों? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो हमने अभी आपको बताया कि y को लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -1 और माइनस एक्स। यहाँ माइनस वाई माइनस कामन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू आ गया बच्चों x प्लस 1। ये जो है वैल्यू आ गई। अब हम इससे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बिल्कुल जो है अच्छे से। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x कामा y है। चलिए निकालते हैं। जैसे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है। अगर हम 1 रखते हैं 2 आता है, और इसके बाद 2 रखते हैं तो 3 आता है। -1 रखते हैं तो 0 आता है। -2 रखते हैं तो -1 आता है। इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त हो गई 0, 1, 1, 2, 2, 3 और -1, 0 और -2, -1। इस प्रकार से वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। यहाँ -1 है। अब चलिए बच्चों, इसी प्रकार से हम दूसरे इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ मैंने बताया ना कि y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ। तो ये बच्चों हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा -3x और प्लस 12, क्योंकि ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -3x प्लस 12/2। ये जो है वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसके भी हम कोऑर्डिनेट रखें, तो यहाँ कोऑर्डिनेट जो है रखते हैं कि इस प्रकार से। अब x की वैल्यू यहाँ है, y की वैल्यू यहाँ है। x की वैल्यू 0 रखते हैं। जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 2 6 या 12 तो आ जाएगा 6। अगर मान लो कि हम 1 रखते हैं तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 9 आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं 2 रखते हैं, तो 3 2 जा 6 और 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा। 2 3 जा 6, मतलब कि अगर हम 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। 2 3 जा 6। और अगर हम क्या रखते हैं कि अगर हम 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 3 12, ये 0 आ जाएगा, 12 12 से कट जाएगा। अगर हम -2 रखते हैं बच्चों, -2 रखते हैं तो 3 2 जा 6, -6 हो जाएगा, और ये +6 हो जाएगा, और +6 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। 12 6 18 और 2 से भाग दो 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए कितने? x, y आ गए 0, 6 और 2, 3 और 4, 0 और आ गए -2, 9। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट हमारे आ गए। अब हमको ग्राफ बनाना है इनका और ट्रायंगल फाइंड करना है। चलिए इस प्रकार से हम खींचते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ही। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर माइनस होता है, हम जानते हैं, वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ भी यहाँ प्लस होता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है सही होनी चाहिए, तभी सही का वैल्यू आएगी, नहीं तो सही वैल्यू नहीं आएगी। अब देखिए पहले क्या बनाना है? पहले बनाना है 0, 1। तो 0 इधर है, 1 इधर है, तो ये आ गया 0, 1। ये आ गया 0, 1। 1, 2, 1 इधर चलना है और 2 इधर चलना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा
1,2। इसके बाद 2,3, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। और इसके बाद -1,0, अब उसको ना लीजिए, -1,0 लीजिए अपोजिट। -1 इधर है, 0 इधर है, तो -1,0, -1,0। और इस प्रकार से फिर देख लेते हैं 0,1, 0 x पर नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि x पर तो चलना ही नहीं है। और 1 का मतलब यहाँ होगा 0,1, तो यहाँ लिख देंगे 0,1 यहाँ पर। इसके बाद 2,3 नहीं लिखा मैंने, -1,0 लिखा, -2,1 भी नहीं लिखा। और 3 पॉइंट बहुत होते हैं, 3 पॉइंट ले लिया मैंने और इस प्रकार से खींच दिया ग्राफ 3 पॉइंट का। इसके बाद अब दूसरे ग्राफ में देखते हैं 0,6, x पर 0 चलना है, y पर 6 चलना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया 0,6। और इसके बाद 2,3, 2 कहाँ है, 1 2 और 3 कहाँ है, ये यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर है 2,3, 2,3, 2 इधर 3 इधर, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया 2,3 का यहाँ पर 2,3। इसके बाद 4,0, 4,0 कहाँ है, 4 तो x चलना है, 1 2 3 4 यहाँ पर चलना है, लेकिन y पर 0 चलना है, तो ये हो गया 4,0। -2,9, अब इसको मिलाते हैं तीनों पॉइंट को, 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। और इस प्रकार से यहाँ पर है मिला हुआ, ध्यान रखिएगा। तो टू कामा थ्री इसमें है और 2,3 इसमें भी है, तो दोनों का जो पॉइंट आएगा 2,3 यहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2,3 यहाँ भी है और 2,3 यहाँ भी है, तो दोनों एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। अगर इसका सलूशन अगर कोई पूछे कि इन दोनों इक्वेशन का सलूशन क्या होगा, तो 2 होगा 3 होगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो इनके अब वर्टिसेस हम बता सकते हैं। ये ट्रायंगल को पहले क्या करिए, कह रहा है कि शेडेड करिए, छायांकित करिए। ये देखिए छायांकित मैंने कर दिया, इसको ऐसा सेट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सेट करना है ऐसे ही। और हेंस वर्टिसेस आर, इसको मैंने ए मान लिया है, इसको बी मान लिया है और इसको सी मान लिया है। तो वर्टिसेस ए क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, और जो बी होगा क्या होगा बच्चों, -1,0 होगा, एंड जो सी होगा वो उसका वर्टिसेस क्या होगा, 4,0। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों 3.2 कंप्लीट होता है, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम 3.4 लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।